हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं अभी साइंस का टेस्ट नंबर फर्स्ट लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है राजेश कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का टेस्ट नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, भाप इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन बर्नौली के सिद्धांत, ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम, स्वप्रेरण, और 4 नंबर क्षणों का सिद्धांत। तो हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं। स्टीम इंजन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? नंबर फर्स्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल, नंबर सेकेंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नंबर थर्ड सेल्फ इंडक्शन, नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो सोचिए और इसका आंसर दीजिए, फिर उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता है। अगर बर्नौली सिद्धांत की हम बात करें तो यह बताता है कि द्रव की गति में वृद्धि दबाव का कमी या द्रव की संभावित ऊर्जा में कमी के साथ साथ होती है। द्रव की गति में वृद्धि दबाव में कमी या द्रव की संभावित ऊर्जा में कमी के साथ साथ होता है। अगर सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो यह एक सर्किट में एक इलेक्ट्रोमोटिव बल का इंडक्शन होता है जब उस सर्किट पर करंट विविध होता है। अगर क्षणों के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की, तो इसके अनुसार जब कोई वस्तु संतुलन में होती है तो किसी भी बिंदु के बारे में एंटी क्लॉकवाइज क्षणों का योग समान बिंदुओं के बारे में घड़ी के क्षणों के योग के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस भाग से निकलती है? चुंबक क्षेत्रीय रेखाएं चुंबक के किस भाग से निकलती है? ऑप्शन नंबर एक केंद्र, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी ध्रुव, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेंटर, ऑप्शन नंबर सेकेंड नॉर्थ पोल, और ऑप्शन नंबर थर्ड साउथ पोल, और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द एबव। तो सोचिए और बताइए आंसर क्या होगा, फिर हम इसके बाद आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साउथ पोल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में इसका विलय हो जाती है। मतलब अगर ये हम मान लें नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल, तो इस साइड से निकला और यहाँ जा कर के समाप्त साउथ पोल पर जा कर के इंड हो जाता है। और चुंबक के अंदर क्षेत्र की रेखाएं की दिशा उनकी दक्षिणी ध्रुव से लेकर उनके उत्तरी ध्रुव तक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं, दाब की एसआई इकाई क्या है? अगला क्वेश्चन है, दाब की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पास्कल, ऑप्शन नंबर सेकेंड न्यूटन, ऑप्शन नंबर थर्ड वाट, ऑप्शन नंबर 4 कैंडेला। तो इसका इंग्लिश में हम बोल देते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पास्कल, ऑप्शन नंबर सेकेंड न्यूटन, ऑप्शन नंबर थर्ड वाट, एंड ऑप्शन नंबर 4 कैंडेला।
चलिए आंसर दीजिए, फिर उसके बाद हम आंसर बताते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 पास्कल। अगर हम प्रेशर बराबर देखें तो यह होता है F/A, अर्थात फोर्स बाय एरिया। फोर्स का अगर हम देखें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पास्कल हो गया। अगर न्यूटन किसकी इकाई होगा अगर पूछा जाए तो यह होती है फोर्स की। और अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें वाट, वाट किसकी इकाई होती है? यह होता है पावर, शक्ति की इकाई, पावर। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें फोर, तो यह होता है कंडेला। कंडेला मात्रक होता है प्रकाश युक्त तीव्रता, प्रकाश तीव्रता के सही मात्रक कंडेला होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य की सीमा किस प्रकाश के बीच होती है? तो इसका हो जाएगा द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज बिटवीन। तो नंबर फर्स्ट है 1500 एंगस्ट्रम से 2000 एंगस्ट्रम। नंबर 2 5000 एंगस्ट्रम से 5800 एंगस्ट्रम। नंबर 3 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। नंबर 4 5590 एंगस्ट्रम से 9000 एंगस्ट्रम के बीच। तो दीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच इसका विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य की सीमा के भी प्रकाश के बीच होती है। तो अगला नंबर है जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो इसका रंग क्या होगा? ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं। तो when acid is added to the indicator methyl orange, what is the color observed? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रीन, ऑप्शन नंबर सेकेंड ब्लू, ऑप्शन नंबर थर्ड रेड एंड ऑप्शन नंबर 4 येलो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह आंसर हो जाएगा इसका रेड, ऑप्शन नंबर थर्ड। जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। इसके लिए कुछ जानने योग्य बातें ये है कि मिथाइल ऑरेंज एक पीएच इंडिकेटर है जिसका उपयोग अक्सर विभिन्न पीएच मानों में इसके अस्पष्ट और अलग रंग विचरण के कारण अनुमापन किया जाता है। पीएच का होता है पॉइंटेज ऑफ हाइड्रोजन, पॉइंटेज, ये भी कभी कभी पूछ देता है पॉइंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और ये कितना कितना के बीच होता है? 1 से लेकर के 14 के बीच। अगर देखा जाए 7 को माना जाता है यह उदासीन होता है, 7 से अगर क्षारीय हो जाता है और 7 से कम एसिड हो जाता है। अम्लीय पीएच श्रेणी 1 से 6.9 अम्ल का बताइए, 1 से लेकर के 6.9 तक होगा क्या? अम्लीय होगा, जबकि 7.1 से 14 तक क्या होगा? क्षारीय होगा और 7 उदासीन की ओर होगा। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग और क्षारीय माध्यम में पीले रंग को दर्शाता है। थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन है कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है या अवस्था में मौजूद रहती है? अधातु पूछे हैं, थोड़ा ध्यान से।
अधातु। तो पहला है ब्रोमीन, दूसरा पारा, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा आयोडीन। Which of the following non-metal exist in liquid state at room temperature? Now option number first bromine, option number second mercury, option number third aluminium and option number D iodine। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है 4, ऑप्शन नंबर 2 में है 2, ऑप्शन नंबर 3 में है 6, ऑप्शन नंबर डी में है 12। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कार्बन आर ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर और हो जाएगा इसका 4। अब कार्बन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, इसलिए कार्बन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर भी 6 होती है। कार्बन एटम के सबसे बाहरी आवरण में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, इसलिए केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही अनुबंध में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार कार्बन की वैधता जो है वह 4 है और इसे टेट्रावैलेंट तत्व के रूप में भी जाना जाता है। टेट्रावैलेंट के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल होते हैं या घटक हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो HNO3 और HCl सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक हो गया, H2SO4 होगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस H2SO4। और अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस HCl। तो देखते हैं क्या होगा। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको हम तो इंग्लिश में बोल देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ एक्वारेजिया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वारेजिया जो है HNO3 और HCl का मिश्रण है। HNO3 एक्वारेजिया में HNO3 और HCl का 1:3 अनुपात में मिलाया जाता है। एक्वारेजिया एक पीले नारंगी फ्यूमिंग तरल है क्योंकि यह आदर्श धातु सोने और प्लेटिनम को गला सकता है। सोना AU जिसको बोलते हैं AU सोना, ठीक है, और प्लेटिनम को क्या कर सकते हैं? गला सकता है और यह मिश्रण में मौजूद घटकों में के कारण बहुत मजबूत होता है। तो अगला क्वेश्चन है नर में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? मनुष्य में, आदमी में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन। तो
तो देख लेते हैं इसका। तो इसका अगर बोला जाए तो विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एजेस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सेकेंड टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर थर्ड थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर फोर एंड्रेलिन। एंड्रेलिन। तो क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए इस टेस्टोस्टेरोन के बारे में क्या सबके बारे में जान लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुष में शुक्रवाणु मेल में शुक्रवाणु के उत्पादन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और अगर हम एजेस्ट्रॉन की बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो यह एक मादा हार्मोन है जो स्तनों को बढ़ने के साथ महिलाओं को स्त्रोचित विशेषता के लिए जिम्मेदार है। और थायरोक्सिन अगर हार्मोन की बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि में निर्मित होता है जो शरीर के उपापचय दर को विनियमित करने में मदद करता है। और अगर एंड्रेलाइन की बात करें तो हमारे शरीर में किसी खतरे में काम करने और प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार करने के लिए जिम्मेदार रहता है। यह हृदय गति, हार्टबीट, श्वास दर, रेस्पिरेटरी रेट और शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो अगला है, निम्नलिखित में किसने रक्त समूह की खोज की? नंबर फर्स्ट है चार्ल्स डार्विन, नंबर सेकेंड है लैंड स्टेनर, नंबर थर्ड है राहेल कार्सन और नंबर फोर है जेम्स वाटसन। तो अगर विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्कवर द ब्लड ग्रुप्स? नंबर फर्स्ट चार्ल्स डार्विन, नंबर सेकेंड लैंड स्टेनर, नंबर थर्ड राहेल कार्सन, नंबर फोर जेम्स वाटसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड लैंड स्टेनर। चलो इसके बारे में लैंड स्टेनर के बारे में जान देते हैं। इसने 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टेनर ने रक्त समूह की खोज की और इसके लिए 1930 में इसको नोबेल प्राइज मिला गया। और अगर चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अगर राहेल कार्सन की बात करें तो यह एक अमेरिकी समुद्री जीव विज्ञानी लेखक थे जिनका पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग साइलेंट स्प्रिंग को वैश्विक पर्यावरण आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। और जेम्स वाटसन की अगर बात करें तो यह डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट, डीएनए संरचना और आणविक जीव विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। अगला है, जब वसामय ग्रंथि कार्य करने में विफल हो जाती है तब क्या होगा हमारे शरीर में? वसामय ग्रंथि कार्य करने में विफल हो जाएगी, असफल हो जाएगी तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शरीर का शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दो, अधिक मेलेनिन होने से त्वचा का रंग हरा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ हरा नहीं, यहाँ होगा गहरा, यहाँ गहरा, ठीक है, गहरा होगा यहाँ, ठीक है, हरा की जगह गहरा। ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल उगने में असफल रहेंगे। ऑप्शन नंबर फोर, त्वचा शुष्क और खुरदरी हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन सेबाकस ग्लैंड फेल्स टू फंक्शन? ऑप्शन नंबर ए, द बॉडी विल नॉट बी एबल टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर टू, द स्किन विल टर्न डार्कर विथ मोर मेलानिन। ऑप्शन नंबर थर्ड, द हेयर विल fail to grow. Option number four, the skin will turn dry and rough. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा शुष्क और खुरदरी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यदि वसामय ग्रंथि कार्य करने में अगर असफल हो जाती है तो त्वचा शुष्क और खुरदरी हो जाएगी। जब ग्रंथि सीबम को स्रावित करती है, ठीक है, अगर अधिक वसा को स्रावित करती है तो त्वचा को तेलीय और जलरोधक बनाता है। और सेबेसियस ग्रंथियों त्वचा में सूक्ष्म एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं जो एक तैलीय और मोमी पदार्थ का स्राव करती है, जिसे सीबम कहा जाता है। ठीक है, और मेलिन अधिक होने से हमारे शरीर का रंग गहरा होते जाता है। और अगला क्वेश्चन है, बेगनेविलिया फूल की श्रेणी के अंतर्गत आता है? बच्चे का फूल, बड़े रंगीन खांचों, नंबर 3 संवेदनशील फूल, नंबर 4 पूर्ण फूल। तो विच कैटेगरी ऑफ द फ्लावर्स डज बुल्गेरियन फ्लावर्स कम अंडर? ऑप्शन नंबर 1 बेबीज फ्लावर, ऑप्शन नंबर 2 लार्ज कलर्स ब्राएक्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 सेंसिटिव फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर 4 कंप्लीट फ्लावर्स। तो देखिए, सोचिए और आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बड़े रंगीन फ्लावर। बोगेनविलिया का फूल बड़े रंगीन खांचों के नीचे आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें यह चमकीले रंग के खांचे के कारण एक आश्चर्यजनक फूल है जो परागकण को आकर्षित करने का कार्य करता है। थैंक यू सो मच।